fourth chapter, which is business environment and social and demographic trends, right? लास्ट चैप्टर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसके पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था एंड हाउ दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। आज हम जो पढ़ेंगे वो सोशल और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे और किस तरह से ये किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो इम्पैक्ट अपना डालते हैं, राइट? ये चैप्टर जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है, ये काफ़ी हमारा ह्यूज चैप्टर है इन ACCA F1। और इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो जब भी आप बुक रीडिंग करेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दी डिफरेंट पार्ट्स इन विच दिस चैप्टर इज स्प्लिट। और जब आप डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर पार्ट की अपनी एक अलग अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको उस जब जब वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे, वैसे ही आप इस चैप्टर को इसमें जो इसकी ग्रिप है उसको आप मजबूत कर सकेंगे, राइट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ह्यूज जो चैप्टर है हमारा F1 में। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, इसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। और एज यू नो कि मैं हर चैप्टर के एंड में आप लोगों को कुछ क्विज के क्वेश्चंस देती हूँ, ताकि उससे ये होता है कि यू विल गेट टू नो योर सेल्फ बेटर कि आपने ये चैप्टर किस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया है और आप लोगों ने सही तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं समझा है। तो इन क्विज के क्वेश्चंस को आपको एट द एंड ऑफ द डे सबमिट ज़रूर करना है मुझे, ताकि मैं फीडबैक दे सकूँ। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी हैं और कुछ बिल्कुल ईजी हैं और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं। ये टोटल 6 to 7 या जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं वो 5 होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस अल्टीमेटली आपका जो टाइम लेंगी वो 15 मिनट्स भी नहीं ले सकते, मतलब उससे भी कम टाइम में आपके ये क्वेश्चंस जो है वो आराम से हो जाएंगे एंड यू आर इजीली डन विद इट। तो डू ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया या नहीं आया। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उससे मुझे पता चले कि मुझे डिटेल में और ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, बेसिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है या नहीं है, राइट? तो ये क्विज लास्ट चैप्टर के हैं विच इज़ पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। तो आप लोगों को जो लास्ट चैप्टर के नोट्स मैंने सेंड किए थे उससे रिलेटेड क्विज हैं, ये जो रह गए थे तो मैंने इस चैप्टर के साथ उसको अटैच कर दिया है। तो इन क्विज के क्वेश्चंस को ज़रूर करना है और मुझे फिर सबमिट करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर विच इज़ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो जब भी हम सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले सोशल तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्हाट सोशल मीन्स, मतलब सोशल के क्या मतलब है। और डेमोग्राफिक इज़ वेरी यूनिक टर्म। अगर हम देखें तो काफ़ी नॉर्मली जनरल टर्म्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे कि व्हाट दीज फैक्टर्स आर एंड हाउ दे विल इम्पैक्ट ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट firstly, we will explain the medium and long term effects of social and demographic trends on business outcomes and the economy. सबसे पहले हम सोशल और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स देखेंगे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो किस तरह से जो है वो असरअंदाज होते हैं और उसकी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और उनके लॉन्ग टर्म और मीडियम इफेक्ट्स के बारे में जो है वो हम समझेंगे। इसी तरह हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड टेस्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी सोशल स्ट्रक्चर का, सोशल नॉर्म्स का या एटीट्यूड्स का, जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके एटीट्यूड्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है, उनके देयर टेस्ट इम्पैक्ट एंड देयर जो रहन सहन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, हम इसके बारे में इसको जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे मेजर्स दैट गवर्नमेंट्स में टेक इन रिस्पॉन्स टू द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज का मीडियम और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, उस पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जो है वो डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
तो वो किन किन फैक्टर्स से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन ईजिली इन्फ्लुएंस एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले तो हमने पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स की बात कर ली। उसके बाद हमने बात कर लिया, हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। उसके बाद आज जो हम बात करेंगे वो सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, कंपेटिटिव फोर्सेस को। ये सारे वो फैक्टर्स और ये सारी वो फोर्सेस हैं जो इजीली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट अपना डालती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज सेवरल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड द डिसीजन इट टेक्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस और उसकी डिसीजंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स दैट हैव अथॉरिटी और दैट हैव कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसको मैंने डिटेल में जो है वो illustrate किया हुआ। द फॉलोइंग टेक्स्ट विल एक्सपेंड ऑन द सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम जो बात करेंगे ना, मेनली जो हमारा फोकस होगा वो सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे होगा। सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आर एक्सट्रीमली important for organization as they affect recruitment ability and process of the organization, affect the demand and products services offered by the organization. They can affect the supply of the material used by the organization to provide goods and services. And what is demographic factors? Demography is the study of population in terms of their size and characteristics. Among the topics of interest to demographers are age structure of the country will shape the nature of goods and services demanded, household patterns like traditional household patterns, balance between male and females as this can affect the organization's ability to recruit from a particular area, the likely future size of the population and its characteristics to anticipate the growing market and market for its product. इसके अलावा फिर हम सोशल ट्रेंड्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको इजीली जो है वो डिस्क्राइब करें तो सोशल और डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं उनको हम किस तरीके से जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर दी सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आर, और वो किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अपना असर डाल सकते हैं। तो सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट एबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना हायरिंग प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे रिक्रूट फॉर दी यंग टैलेंट। तो उस यंग टैलेंट की रिक्रूटमेंट में ये डेमोग्राफिक और सोशल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो किस तरीके से कि उनको पता होगा कि यंग टैलेंट उनका कितना है और उसमें जो प्रोपोर्शन है मेल और फीमेल यंग टैलेंट की, उस प्रोपोर्शन के तहत जो है वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और अपनी रिक्रूटमेंट एबिलिटी को पॉलिश कर सकते हैं, राइट। तो इस सिलसिले में ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट एबिलिटी और उसके प्रोसेस को जो है वो उस पर असरअंदाज होता है हमारा सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। इसी तरह जो सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर है वो अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस के डिमांड, किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज और उनकी डिमांड को। कि अगर आप ऐसी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी एक बिजनेस ऐसी कंट्री में ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लो है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड लो है, तो क्या होगा कि उस प्रोडक्ट पे उस कंट्री का सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर असरअंदाज होगा, क्योंकि डिमांड लो है उसी वजह से उनके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी लोग क्या पसंद करते हैं, इस चीज़ का बहुत असर पड़ेगा किसी भी बिजनेस की प्रोडक्ट लॉन्चिंग और उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड पे। डिमांड लो होगी तो प्रॉफिट अल्टीमेटली लेस होगा। तो इसीलिए जब भी कोई बिजनेस ऑपरेट करता है किसी कंट्री में तो वो ज़रूर ख्याल करता है कि उस कंट्री के लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उसी हिसाब से ऑपरेट करे उस कंट्री में, राइट। ताकि उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़े, नेगेटिव डिमांड क्रिएट नहीं हो, यानी लोगों को इंटरेस्ट ना हो कि वो ये प्रोडक्ट खरीदें, ऐसी जो है वो प्रोडक्ट वो लॉन्च ना करे जो कि बिल्कुल ऑफ द डिमांड ऑफ द पीपल हो, यानी वो जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाए, राइट। तो इस तरह जो नंबर थर्ड पॉइंट है इसमें ये है कि
जो सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर होता है वो अफेक्ट करता है किसी भी सप्लाई ऑफ द मटेरियल को जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है टू प्रोवाइड इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर है, जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और उसकी डिमांड पे जो है वो असरअंदाज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि जब प्रोडक्ट और सर्विसेज और उसकी डिमांड पे कोई जो फैक्टर है वो असरअंदाज होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और उसमें रहने वाले लोगों की किसी चीज़ की डिमांड है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड वो जाहिर करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए जो मटेरियल एक्वायर करता है किसी सप्लायर से, तो इसका मतलब ये है कि उसकी उस कंट्री में डिमांड है, राइट। तो वो सप्लायर जो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और इसी तरह गुड्स और सर्विसेज जो है उसकी डिमांड होगी, जब भी वो सप्लायर से जो है वो सप्लाई करने के लिए कहेंगे कि हमें ये गुड्स प्रोवाइड कर दें। तो इसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ द मटेरियल पे भी इम्पैक्ट होगा, किसका? सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर का, जिस तरह गुड्स और सर्विसेज पे होता है, राइट। इसी तरह अब डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? डेमोग्राफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और डेमोग्राफी वो होती है जिसमें ये एक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी आप किसी भी कंट्री में रहें और उसके रहने वालों की जो है उसके बारे में आप स्टडी करें, तो दैट इज द स्टडी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और इस स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के दो पार्ट्स हैं, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, यानी पॉपुलेशन का साइज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उस जगह पे रहने वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आइदर इट्स लार्ज और स्मॉल पॉपुलेशन, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो किस तरह के लोग हैं, देयर चॉइस, देयर टेस्ट, एक्सेट्रा। तो ये जो डेमोग्राफी होती है, ये हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक तरह से एक एज दे रहे होते हैं कि वो जो है वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके, राइट। तो डेमोग्राफी जो होती है उसमें जो एक जो इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं इंटरेस्ट के, जो डेमोग्राफर्स होते हैं, डेमोग्राफी क्या है? एक स्टडी है, और वो किस चीज की स्टडी है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो जिस कंट्री में लोग रह रहे हैं उसके सारे रहने वालों की एक स्टडी को जो है वो डेमोग्राफी कहा जाता है। और डेमोग्राफी जो पढ़ रहा होता है और जो डेमोग्राफी कर रहा होता है, दीज आर कॉल्ड द डेमोग्राफर्स। तो डेमोग्राफर्स का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट शुड बी द एज स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कंट्री का एज स्ट्रक्चर क्या है? एवरेज एज स्ट्रक्चर, जो शेप करेगा नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिमांडेड। यानी अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो एवरेज एज है, लेट सपोज एवरेज एज जो है वो 75 है, राइट। तो एवरेज एज को देखते हुए और इसके साथ साथ ये देखते हुए कि नंबर ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन कितनी है और नंबर ऑफ यंग टैलेंट कितना है, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या करेंगे? आप शेप करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज किस तरह से ढाल सके। उसकी डिमांड को पहले देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। और ये भी देखा जाएगा कि एज स्ट्रक्चर क्या है पॉपुलेशन का। एज स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करेगी कि प्रोडक्ट किस हिसाब से जो है वो कंपनी अपनी लॉन्च करे और किस नेचर की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज्यादा जो है वो मार्केट करे अपनी इकोनॉमी में, राइट। तो इसी तरह नंबर सेकंड पॉइंट है कि हाउस होल्ड पैटर्न्स, लाइक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड पैटर्न्स। यानी डेमोग्राफी हमें ये बताती है कि हमारे जो ओल्ड जनरेशन है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनका स्टैंडर्ड ऑफ जो हाउस होल्ड पैटर्न है वो क्या है, राइट। तो डेमोग्राफी इज बेसिकली अ पास्ट स्टडी, यानी एक तरह से हम जो है जब भी डेमोग्राफी करते तो प्रेजेंट में, लेकिन वो जो डाटा होता है वो पास्ट डाटा बन जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर के आने वालों के लिए जो फ्यूचर में लोग बैठे हैं उनके लिए एक जरिया है स्टडी करने का, पॉपुलेशन को, जो गुजरी हुई पॉपुलेशन है उनको स्टडी करने का जरिया है, राइट। इसी तरह
जो सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि हाउस होल्ड पैटर्न, जैसे ट्रेडिशनल हाउस होल्ड पैटर्न्स और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको स्टडी करना बेसिकली डेमोग्राफी कहलाता है, राइट। इसी तरह बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, एज दिस कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू रिक्रूट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। वही बात जो मैंने पहले दोहराई थी कि डेमोग्राफी हमेशा एक बैलेंस देखती है कि मेल और फीमेल किसी भी पॉपुलेशन में कितने एग्जिस्ट करते हैं। उसी हिसाब से फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है वो फॉर्मलाइज करती है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें कितने हम मेल कंसिडर करेंगे और कितनी फीमेल्स हम कंसिडर करेंगे। तो ये भी किसी पॉपुलेशन को देख के फिर डिसाइड किया जाता है, राइट। इसी तरह द लाइकली फ्यूचर साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू एंटिसिपेट द ग्रोइंग मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। अब इस ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम जो है वो देखेंगे कि किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखती है ताकि एंटिसिपेट करे, यानी ताकि एंटिसिपेट का मतलब होता है कि फोरकास्ट करना। आप जो है वो करंट बेसिस पे जो फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं करंट डाटा की बेसिस पे, इट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन, राइट। तो एंटिसिपेशन का मतलब होता है टू फोरकास्ट। और फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, यानी डेमोग्राफी में हम आज कोई डाटा निकालते हैं, सैंपल डाटा लेते हैं कि आज हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो आज का डाटा होता है उससे हम फ्यूचर डाटा को जो है इवेल्युएट कर रहे होते हैं, राइट। कि फ्यूचर साइज जो हमारा पॉपुलेशन का होगा वो लेट सपोज 1% से बढ़ जाएगा, और इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन को सेग्रीगेट करते हैं, और इस तरह से जो है हम एक तरह से एक डाटा बनाते हैं सैंपल कि फ्यूचर साइज हमारा पॉपुलेशन का ये हो जाएगा और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, यानी हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं हमारी ग्रोइंग मार्केट को, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए जो है वो मददगार साबित होगी, यानी हमारा प्रोडक्ट आगे कितना ग्रो कर सकेगा उस अपनी मार्केट में। इसकी मदद, मतलब डेमोग्राफी हमें इसकी मदद जो है वो करती है। डेमोग्राफी की मदद से हम अपने प्रोडक्ट की फ्यूचर लाइफ देख सकते हैं, हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में कितना सर्वाइव कर सकेगा मार्केट में, राइट। इसी तरह सोशल ट्रेंड्स पे हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी सोशल ट्रेंड्स, और सोशल ट्रेंड्स क्या होते हैं। ओके, सोशल ट्रेंड्स। Organization need to analyze the following social changes and attempt to understand how they will affect their activities. Number one is social structure. Number two is values. Number three is attitudes. And number four is taste. ये चार जो हैं वो basically these are the social changes. ये social changes होते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज जो हैं वो अफेक्ट कर जाती हैं, और ये चेंजेस बहुत ह्यूज लेवल पे होते हैं। जैसे किसी भी पॉपुलेशन का सोशल स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाना, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज का चेंज हो जाना, या फिर एटीट्यूड्स का, जो लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लोग हैं उनके एटीट्यूड का चेंज हो जाना, टेस्ट का चेंज हो जाना, तो ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सोशल ट्रेंड्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और अभी हम इसका इम्पैक्ट पढ़ते हैं डिटेल में ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये इम्पैक्ट डालते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर वन इज सोशल स्ट्रक्चर, नंबर टू इज वैल्यूज, नंबर थ्री इज एटीट्यूड्स एंड नंबर फोर इज टेस्ट, राइट। तो सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इज बेसिकली विच डिवाइड सोसाइटी इनटू क्लासेस, और जब भी सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड होती है तो उसको कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, राइट। इसी तरह पीपल फ्रॉम द सेम क्लास हैव सिमिलर टेस्ट एंड बाइंग पैटर्न्स। Change in the social structure will result in changes in level of demand for goods or services offered by the organization. Social structure basically ऐसे structure को कहा जाता है जिसमें society divide होती है classes में, और उसको कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स।
ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें जो लोग होते हैं वो सिमिलर टेस्ट और सिमिलर बाइंग पैटर्न्स जिनकी होती हैं। यानी एक ग्रुप है जिनका सिमिलर टेस्ट है किसी भी चीज़ को लेके, जैसे जो फूड है उनको एक ही तरह का फूड पसंद है। इसी तरह जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनका बाइंग पैटर्न सेम है, यानी वो एक ही तरह की चीज़ें जो है वो परचेज करना पसंद करते हैं। तो दीज आर दी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, यानी ये वो लोग होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर देते हैं और जिनकी सिमिलर टेस्ट होती है और जिनकी बाइंग पैटर्न्स जो है वो सेम होते हैं। इन अगर ग्रुप्स में चेंजेस आएंगी, यानी इसमें अगर सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी, तो वो चेंजेस जो है वो आपकी लेवल ऑफ डिमांड्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स और सर्विसेज जो कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी लेवल ऑफ डिमांड में जो है वो चेंजेस क्रिएट करेंगी। यानी सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आना, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन की लेवल ऑफ डिमांड जो वो प्रोडक्ट अपना सेल आउट कर रहा है उसकी लेवल ऑफ डिमांड में चेंज आना। तो ये दीज आर दी टू फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, लेवल ऑफ डिमांड से। सोशल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस इन लेवल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आसानी के लिए ताकि याद रहे। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर is directly proportional to changes in level of demand for goods or services offered by the organization, राइट। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है अगर वो चेंज होगा तो जो चेंज आएगा लेवल ऑफ डिमांड में, जिस जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा होता है तो उसकी लेवल ऑफ डिमांड में जो है वो चेंजेस क्रिएट करेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेवल ऑफ डिमांड की। इन चीज़ों को याद रखना है कि कौन सी चीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोशल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the changes in level of demands for goods and services offered by the organization, right? अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज के बारे में। What are the values? Collective values of a society also determine the type of product demanded and level of demand. Values जो होती हैं सोसाइटी की कलेक्टिवली वो डिटरमाइन करती है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट किस तरह से सेल आउट करेगा, उसकी डिमांड क्या होगी और उसकी डिमांड में चेंजेस कितनी आ सकती हैं। इसी तरह चेंज इन कलेक्टिव वैल्यूज विल ऑल्सो रिजल्ट इन चेंजेस इन डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब वैल्यूज जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेगी तो वो उस डिमांड में चेंज भी क्रिएट कर सकती है। अगर जो वैल्यूज है जैसे कि अगर कोई अपनी वैल्यूज की वजह से कोई प्रोडक्ट खरीदता है कोई भी XYZ, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ सकती है अगर उसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, राइट। तो वैल्यूज आर दी बेसिक factor which can change the demand of the goods or services provided by the organization. इसी तरह organization will then have to make innovative changes to products to adapt to changing values. For example, a society that is conscious about negative impact on environment, a company may have to change ingredients in products to ensure they do not harm the environment and the packaging is recyclable. अब इसमें ये जो थर्ड पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो डू फोकस ऑन दैट पॉइंट, राइट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आजकल इनोवेटिव चेंजेस करती हैं, लाइक वो ये चाहती हैं कि जो उनकी जो जब आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखते हैं तो दे आर वेरी कंसर्न अबाउट दी कार्बन इमिजन, राइट। दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द इमिजन which created and destroy the environment of the कंट्री। तो कार्बन इमिजन की वजह से वो क्या करते हैं कि
they are constantly trying to make innovative changes to products to adapt to changing values. यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी कंट्री में रहते हैं और उस कंट्री के जो लोग होते हैं वो दे आर वेरी कंसर्न टुवर्ड्स दी मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में उनके कोई भी ऐसी जो नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसी नेगेटिव इमिजन्स ऑफ द गैसेस नहीं हो जिसकी वजह से उनकी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाए। अब एक कंपनी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिजन कर रही है, जिसकी फैक्ट्री से बहुत धुआं निकलता है और अल्टीमेटली वो अपनी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो अगर वहाँ के लोग और उनकी वैल्यूज ये हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो, तो ये क्या होगा, बिजनेस की नेगेटिव गुडविल क्रिएट करेगा। बिजनेस की नेगेटिव गुडविल क्रिएट होने की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि लोग उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बाय नहीं करेंगे और डिमांड उसकी लो हो जाएगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। तो आजकल जो बिजनेस कंसर्न जो बिजनेस बढ़ गया है वो इस चीज पे बढ़ गया है कि हाउ दे विल मेक इनोवेटिव चेंजेस टू प्रोडक्ट्स टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वैल्यूज। मतलब लोगों की बदलती हुई सोच की वजह से वो इनोवेटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं कि वो किस तरह से इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और उनकी पैकेजिंग ऐसी हो कि जो कि रिसाइक्लेबल हो। रिसाइक्लेबल का मतलब ये कि हम इजीली जो है वो उसको दोबारा से रिसाइकिल करें, दोबारा से उसको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, यानी कि वो हमारा वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिसाइकिल होकर किसी दूसरे फिनिश गुड्स में जो है वो तब्दील होने की सलाहियत रखता हो। तो दैट इज कॉल्ड रिसाइक्लेबल। ओके, तो आजकल के जो बिजनेस हैं दे आर मेकिंग कॉन्स्टेंट इनोवेटिव चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट्स टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वैल्यूज, ताकि उनकी जो इन्वायरमेंट है उसको भी नुकसान ना पहुंचे और जो उनका बिजनेस है उसको भी जो है वो असर नहीं हो। राइट, तो दीज आर दी वैल्यूज, दीज आर दी वैल्यूज विच द पीपल कंटेन अमंग देमसेल्फ, और इसकी वजह से बिजनेस पे क्या असर पड़ता है। तो सोशल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया और वैल्यूज डिस्कस कर ली। अब हम एटीट्यूड्स की तरफ आते हैं। वैल्यूज में अगर मैं पॉइंट टू रिमेंबर लिखूं तो उसमें मैं यही लिखूंगी कि ग्रीन इन्वायरमेंट, ताकि याद रहे कि इसका ताल्लुक पॉल्यूशन और हेल्थ हैजर्ड से है। या मैं इसको ब्रैकेट में हेल्थ हैजर्ड लिख देती हूँ। राइट, तो ये मैंने पॉइंट टू रिमेंबर लिखे हुए हैं और इसके साथ साथ आपके साथ ये डाटा भी है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको रेफर कर सकते हैं। अब हम एटीट्यूड की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड्स। Customers today are value maximizers and demand high quality goods or services. Organization need to improve quality of their goods or services and content of their advertising to be able to continue to sell to changed consumer attitude and buying patterns. हर चीज में आपको दिख रहा होगा changed, कॉन्स्टेंटली चेंज्ड, चेंजिंग वैल्यूज, चेंजिंग एटीट्यूड्स, क्योंकि इंसान जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज और कांस्टेंट चीज़ों के साथ नहीं रह सकता, कांस्टेंट एटीट्यूड्स के साथ नहीं रह सकता। ह्यूमन बींग्स हैव चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो कोई भी इंसान जो कि आज किसी चीज़ को प्रेफर करता है, हो सकता है कि कल वो उस चीज़ को प्रेफर ना करे बिकॉज ऑफ दी हिज हैबिट ऑफ हिज चेंजिंग माइंड्स एंड चेंजिंग एटीट्यूड एंड चेंजिंग वैल्यूज। राइट, तो जो चेंज एटीट्यूड्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जो आज के कस्टमर्स हैं दे आर वैल्यू मैक्सिमाइजर्स। वैल्यू मैक्सिमाइजर्स का मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट वो परचेज करें दोज प्रोडक्ट हैव हाई क्वालिटी फीचर्स। राइट, वो चाहते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज वो परचेज करें या जो जिन गुड्स और सर्विसेज की वो डिमांड करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज हों। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली जो है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगी हुई है, ताकि जब वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें और कंज्यूमर को कन्विंस करें कि आप जो है वो हमसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बाय करें, तो उनके चेंजिंग एटीट्यूड या बाइंग पैटर्न्स के होते हुए भी वो उनकी प्रोडक्ट्स को बाय करें, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट उनको क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, उनकी प्रोडक्ट उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। दे आर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट्स। राइट, तो आजकल के जो हमारे कंज्यूमर है दे आर वैल्यू मैक्सिमाइजर, वो हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रेफर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि वो अपनी गुड्स और सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करे और अपनी एडवर्टाइजिंग जो है उसको मजबूत करे, उसको उसमें लोगों को जो है वो मुतमईन करे, कंटेंट करे कि वो कंटिन्यू अपनी रखेगा, जारी रखेगा सेल कर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो सेल्स है,
ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी, यानी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है उसको डिलीवर करेगा कस्टमर्स को, और ये वो आगे आने वाले फ्यूचर में करता रहेगा. दे नीड टू मेक श्योर दैट दे आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर एज वेल, राइट. तो इसमें अगर मैं एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखूंगी तो वो ये लिखूंगी कि मेंटेनिंग हाई क्वालिटी feature in goods or services in future as well. क्योंकि चेंजिंग एटीट्यूड्स और चेंजिंग बाइंग पैटर्न्स को इसी तरह से जो है वो नैरो किया जा सकता है कि आप ना सिर्फ आज वैल्यू प्रोवाइड करें, ना सिर्फ आज अच्छी क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें अपने प्रोडक्ट्स में, बल्कि आने वाले कल में भी आप जो है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर करें अपने कस्टमर को और उसको सेटिस्फाई करें, राइट. इसी तरह moving towards the next point, which is taste. When collective taste of its customer base changes, organization needs to alter its product mix. A mobile phone manufacturer may make cell phones simpler or more sophisticated according to their customer taste. अब जब कस्टमर एटीट्यूड्स और कस्टमर वैल्यूज चेंज हो रही है तो कस्टमर के टेस्ट भी चेंज होते हैं. आज जो मोबाइल कस्टमर को अच्छा लग रहा है, कल हो सकता है उसको आउटडेटेड लगे. आउटडेटेड मीन्स उसको लगे कि ये मोबाइल जो है वो काफ़ी ओल्ड हो गया है, काफ़ी इसमें नए फीचर्स आने चाहिए. तो उसका टेस्ट जो है वो बदलते ज़माने के साथ और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ उसका जो एक टेस्ट है प्रोडक्ट्स को लेके वो भी चेंज होता है. तो प्रोडक्ट मिक्स इसमें वर्ड इस्तेमाल किए. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये कि इंग्रेडिएंट्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक एक पूरा एक चार्ट होता है कि उसमें XYZ प्रोडक्ट होता है, और उसमें जो नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. तो XYZ प्रोडक्ट की मेकिंग में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स. और ये प्रोडक्ट मिक्स कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. तो प्रोडक्ट मिक्स हैज टू बी चेंज according to taste of its people, राइट. तो आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आप इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, ताकि आप मैक्सिमाइज कर सकें अपने प्रॉफिट्स को. अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो कस्टमर जो है उसके पास वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, उसके पास वैरायटी ऑफ सेलर्स हैं, वो कहीं पे भी जा सकता है, वो कहीं पे भी जो है वो देख सकता है, उसके पास चॉइसेस हैं. लेकिन अगर आप वैल्यू जनरेट नहीं करेंगे अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें, तो आप अलग नहीं हो सकते अपने कंपेटिटर से, जिसकी वजह से कस्टमर इजीली जो है वो दूसरी चॉइस को प्रेफर करेगा, आपको प्रेफर नहीं करेगा. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो सोशल चेंजेस होते हैं उनका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से इम्पैक्ट अपना डालता है, और इसी तरह वैल्यूज, जो लोगों की वैल्यूज है वो कितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करती है कि वो इनोवेटिव चेंजेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट में. और इसी तरह जो लोगों की एटीट्यूड है वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है अपने प्रोडक्ट में. हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो अब जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है अपने कस्टमर्स को. वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो है अब ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन स्टेटमेंट बन गया है, राइट. इसी तरह जो लोगों का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्स्टेंटली वो अपने प्रोडक्ट मिक्स को जो है वो ऑल्टर कर रही है, और लोगों को बेहतरीन जो फैसिलिटी है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जा रहा है. तो प्रोडक्ट मिक्स को चेंज होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ इट्स पीपल, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. अब हम जो लास्ट हमारा ये टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर्स. किसी भी डेमोग्राफिक फैक्टर में गवर्नमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है. जिस तरह गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल और पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स में, इसी तरह गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स में. तो अभी इसको हम 1 to 1 करके पढ़ लेते हैं, राइट.
वन बाय वन करके पढ़ते हैं इसको हम. द गवर्नमेंट मे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफिक फैक्टर थ्रू द फॉलोइंग: पॉपुलेशन साइज एंड द ग्रोथ रेट. नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है डेमोग्राफिक फैक्टर्स को थ्रू द फॉलोइंग. यानी नंबर वन इज population size and the growth rate. Government may try to reduce the population size and growth rate in overpopulated country by restricting the number of births, like China's one child policy. Number two, government in less populated areas could encourage immigration by relaxing laws and offering tax credits to household with two children or more for a wider workforce. In an area where workforce is aging, the government could increase the retirement age. अब इसमें थ्री केसेस हैं, इसमें तीन केसेस हैं. केस नंबर वन है ओवर पॉपुलेटेड एरियाज, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री यू कैन से. केस टू है अंडर पॉपुलेटेड कंट्री या लेस पॉपुलेटेड. तो अंडर पॉपुलेटेड में बी इट्स अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड. तो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री आ गया केस थ्री. और जो केस फोर है हमारा वो है रिटायरमेंट. केस थ्री है रिटायरमेंट. तो केस वन में गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस रखती है किसी भी जो कंट्री है उसके डेमोग्राफिक फैक्टर पे. तो इसमें अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं. ओवर पॉपुलेटेड कंट्री वो होती है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो और रिसोर्सेज कम हो. तो वो कंट्री जो है ओवर पॉपुलेटेड कहलाती है, यानी पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा हो रिसोर्सेज से. तो ये कंट्री होगी हमारी ओवर पॉपुलेटेड. अंडर पॉपुलेटेड, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं किससे? पॉपुलेशन से. और रिटायरमेंट एज यानी मैक्सिमम जो एज होती है जिसमें आप रिटायर हो जाते हैं, राइट. ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज क्या है? कम है. जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये चाहेगी कि लोग जो है क्योंकि जब ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज कम होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज है उसको हर इंसान तक नहीं पहुंचा सकेगी. जिस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा है बनस्बत रिसोर्सेज के. तो हर इंसान जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता. हर इंसान जो है वो बल्कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिक नेसेसिटीज से महरूम है, यानी घर और बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान एक्सेट्रा इससे महरूम है. तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि उनके रिसोर्सेज कम होते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. इसी तरह जो कुछ कंट्रीज होती हैं विच आर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे चाइना है, चाइना ने ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में एक लॉ निकाला है या एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है एज पर द सिचुएशन, वन चाइल्ड पॉलिसी. उससे क्या होगा कि उससे पॉपुलेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी और रिसोर्सेज दोबारा से हमारे ज़्यादा हो जाएंगे पॉपुलेशन से, ताकि हम हर इंसान को जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर सकें. क्योंकि जब भी रिसोर्सेज कम होते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ जो है वो पॉवर्टी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बढ़ने लगती हैं. तो इसकी वजह से चाइना ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया. तो ग्रोथ रेट पे जो है वो गवर्नमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कंट्री पे. जब गवर्नमेंट ये देखे कि ओवर पॉपुलेशन हो गई है कंट्री में तो वो फिर इस तरह के लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि कंपनी की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें और इसी तरह वो अपने रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अमंग द कंट्री, राइट. इसी तरह केस नंबर टू है. केस नंबर टू हमारा अंडर पॉपुलेटेड कंट्री का है जिसमें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन कम है. तो इसमें क्या होता है कि हमारे जब रिसोर्सेज ज़्यादा और पॉपुलेशन कम है तो उसका मतलब ये है कि हर किसी को रिसोर्सेज एक्वायर हो तो गए हैं, हर कोई बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो कंज्यूम कर सकता है. लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास बच गए हैं. तो इससे क्या होता है कि हम उसको इंकरेज करते हैं
इंकरेज करते हैं हम इमिग्रेशन को, इमिग्रेशन इंकरेज करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को। इससे क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि आपके अगर दो या दो से ज़्यादा जो है वो चिल्ड्रन है, तो आप को हम टैक्स एडवांटेज देंगे, यानी आपका जो टैक्स है उसकी अमाउंट को हम कम कर देंगे, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है या जो भी है XYZ टैक्स, उसकी अमाउंट को हम कम कर देंगे इफ़ यू हैव 2 or more than 2 चिल्ड्रन। तो इस तरह से ये एक जरिया होता है कि आप किसी भी अंडर पॉपुलेटेड कंट्री में जो है वो उसमें पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव आप इसमें इस तरह की जो सहूलतें हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो क्या कहते हैं आप बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके, राइट। तो इसमें मैं ये लिख देती हूँ कि इंट्रोड्यूस्ड लॉ विच इज़ वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि चाइना ने इंट्रोड्यूस की थी रिसेंटली, राइट। इसी तरह मैक्सिमम जो रिटायरमेंट एज है, ये केस 2 भी हमने कर लिया जिसमें रिसोर्सेज ज्यादा थे, पॉपुलेशन कम थी, और केस 1 था हमारा पॉपुलेशन ज्यादा और रिसोर्सेज कम, राइट। केस 3 है जिसमें रिटायरमेंट एज है। इसमें गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस अपना डालती है कि कुछ कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ पे वर्क फोर्स जो है वो ज्यादा एज के होते हैं, जहाँ पे वर्क फोर्स की जो एवरेज एज होती है वो ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है रिटायरमेंट एज को। वो क्या कर देगी कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा देते हैं। जिस तरह अगर पहले अब कोई पॉपुलेशन है जो कि एजिंग पॉपुलेशन है, यानी मोस्टली वहां पे एजेड लोग हैं, मोस्टली वहां पे एजेड लोग हैं, तो वहां पॉपुलेशन की अगर पहले उसमें जो रिटायरमेंट एज थी अगर पहले वो थी लेट सपोज 55, तो अब जबकि वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने देखा कि अब पॉपुलेशन हमारी मोस्टली एजेड है, तो अब उन्होंने 55 से बढ़ा के कितनी कर दी, 75, राइट। तो ये जो मेजर चेंजेस आते हैं ये कोई भी गवर्नमेंट किस तरह से फाइंड आउट करती है, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। और हर जगह एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जहाँ डेमोग्राफर्स होते हैं, वो पूरे पॉपुलेशन का डाटा जो है उसको इकट्ठा करते हैं और इस तरह से जो है वो केसेस बनाते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, और ये जो पूरा डाटा है ये एक्सट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के इलेक्टेड ऑफिशियल्स की तरफ जाता है, और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं जिससे ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, राइट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। आई होप कि ये समझ आ गया आप लोगों को अच्छी तरीके से। इसमें 3 केसेस मैंने बना के बताए कि 3 केसेस किस तरह से जो है वो आप इसको स्प्लिट ऑफ करें और इसमें पढ़ें। अब सोशल स्ट्रक्चर जो है ये दूसरा पॉइंट है जिसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करेगी डेमोग्राफिक फैक्टर्स को। सोशल स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट could reduce the gap in the income levels in household by introducing a tax system that ensures a more just division of income. High income household may be taxed on more, while subsidies could be provided to low income household. अब जब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस अपना डाला पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ रेट पे, इसी तरह गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डालती है अपना सोशल स्ट्रक्चर पे। जिस कंट्री में इनकम गैप ज्यादा हो जाता है, जैसे कि एक हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, यानी एक जो कंट्री है उसका एक ग्रुप जो है वो हाई इनकम जनरेट कर रहा है और एक ग्रुप हमारा लो इनकम जनरेट कर रहा है और बीच में बहुत ह्यूज गैप है, तो उस गैप को मिनिमाइज और रिड्यूस करने के लिए कंपनी टैक्स जो गवर्नमेंट एक टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है। टैक्स सिस्टम से क्या होता है कि हाई इनकम वाले जो है वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, लो इनकम वाले जो है वो उस हिसाब से कम टैक्स देते हैं, और इस तरह से जो गैप होता है वो हमारा कम हो जाता है। जो अमीरों के पास से टैक्स आता है वो हमारा इस्तेमाल होता है गरीबों के लिए, और इस तरह से वो कंट्री जो है वो हमारी ग्रो करती है, राइट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस रखती है जहाँ इनकम में बहुत ज़्यादा, इनकम लेवल में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसी तरह जो हाई इनकम हाउस होल्ड होते हैं उनको ज़्यादा टैक्स जो है वो मतलब वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन जो लो इनकम होते हैं उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडीज़ का, यानी उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है, यानी एक बेनिफिट होता है टैक्स जिसमें जो है वो काफ़ी तौर से जो है वो ज़्यादा टैक्स पेमेंट से बच जाते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट इस चीज़ में जो है अपना इन्फ्लुएंस रखती है, और आई होप कि ये फैक्टर जो आप लोगों को समझ आ गया हो।
और थर्ड पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे विच इज़ एजुकेशनल लेवल। तो एजुकेशनल लेवल जो है उसमें हम देख लेते हैं कि हमारा क्या पॉइंट है। गवर्नमेंट को स्ट्राइव टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल इन सोसाइटी बाय मेकिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मैंडेटरी। Government could also subsidize institutional fee in an effort to encourage workforce to gain competencies useful for recruitment. सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब कोई जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस डाल सकती है एजुकेशनल लेवल पे। अब जिस कंट्री में एजुकेशन लेवल जो है वो कम होता है, इसका मतलब है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है और वो आगे जो कंट्री के लिए इतना काम नहीं कर सकती, यानी कंट्री को जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। तो दैट मीन्स कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है अगर उनके रहने वाले लोग जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंक्रीज करती है एजुकेशन लेवल किसी भी सोसाइटी में बाय मेकिंग प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मैंडेटरी। यानी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लेना मैंडेटरी है हर एक फर्द को, राइट। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट कि आप जो है वो मैंडेटरी अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग कंप्लीट करें, राइट। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करती है इंस्टीट्यूशनल फीस को ताकि इंकरेज कर सके वर्कफोर्स को और कि वो कॉम्पिटेंसीज गेन करें और ताकि जो रिक्रूटमेंट में उनके मददगार साबित हो। यानी कभी कभार क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ लोगों की इंस्टीट्यूशनल फीस में उनकी हेल्प कर रही होती है ताकि वो पढ़ के वो कॉम्पिटेंसीज जो है वो यानी वो सलाहियतें हासिल कर सकें जो कि आगे आने वाली उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है वो उनके लिए आसानी क्रिएट करें। और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का फ़ायदा है कि वो अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट के लिए जो है वो प्रोवाइड करें। इसी तरह हेल्थ पे गवर्नमेंट क्या असर डालती है, गवर्नमेंट कुड पास लॉज अगेंस्ट फूड और अदर प्रोडक्ट्स कंसिडर्ड इंजूरियस टू हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल stricter laws against sale and advertisement of tobacco. And government could also fund medical and healthcare facilities in order to reduce mortality rates and improve facilities provided to population. हेल्थ पे किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को इम्पोज कर सकती है। गवर्नमेंट जो है ऐसे लॉज पास करती है रिगार्डिंग फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी इंसान के लिए इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं, यानी उनकी सेहत के लिए जो है वो ख़तरनाक होते हैं। यानी स्ट्रिक्ट लॉज जो है इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अगेंस्ट द सेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। यानी कि आपने देखा होगा कि ड्रामों में अगर कोई सिगरेट पी रहा होता है या XYZ, तो आपने देखा होगा कि नीचे एक डिस्क्लेमर चलता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉ पास हुआ है कि आप उसको जो है या तो उसकी सेल और उसकी एडवर्टीजमेंट पे उन्होंने लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए लॉज को कि ना तो उनकी एडवर्टीजमेंट होगी और ना उनकी सेल होगी, या तो सेल और एडवर्टीजमेंट जो है वो बिल्कुल लीस्ट लेवल पे कर दिए, राइट। और इसको क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग में हेल्प करता है किसी भी मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जिससे हमारी जो कंट्री है उसका मोर्टेलिटी रेट्स यानी जो मरने वालों की तादाद है वो कम हो जाती है। और फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने का मकसद ये होता है कि वो फैसिलिटी हमारे जो पूरी पॉपुलेशन है, जो कंट्री की पूरी पॉपुलेशन है, जो उसकी आबादी है, उसके लिए इम्प्रूवमेंट ला सके। तो गवर्नमेंट यहाँ यहाँ हमें जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। और डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का इस तरह से होता है इन फैक्टर्स की वजह से। यानी सबसे पहले पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ रेट पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डालती है। फिर सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसा डेमोग्राफिक फैक्टर है जिसपे गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस जो है वो डालती है। इसी तरह एजुकेशनल लेवल एक ऐसा डेमोग्राफिक फैक्टर है जिसपे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। और हेल्थ एक ऐसा डेमोग्राफिक फैक्टर है जिसपे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को ईजिली समझ आ गया हो। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई हैव गिवन यू 5 क्विज क्वेश्चंस और ये बहुत इजी हैं और आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये करके सबमिट करना है ऑन माई email एड्रेस विच इज़ mariajalal786@gmail.com। प्रैक्टिस इज़ द की। अभी ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी क्लासेस लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ ह्यूज चैप्टर। ये इसका हमने एक तरह से दूसरा कंपोनेंट भी कंप्लीट कर लिया विच इज़ सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। तीसरा इसका कंपोनेंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया हो। और फॉर फर्दर क्वेश्चंस आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं at mariajalal786@gmail.com।
ओके, until then, Allah Hafiz.